सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी समाचार में। मैं आज फिर आपके लिए यहाँ पर एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एनम अपना 6, 7, 8 नंबर फॉर्म फिलअप करते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे और कैसे भरेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इस चैनल पर मैंने फॉर्म नंबर 6, 7, 8 के भाग 1 और भाग 2 का वीडियो मैंने पहले इस चैनल पर डाल दिया है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और उससे पहले की 2 वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देखें। इसके बाद जो ये वीडियो है पार्ट 3 जो 6, 7, 8 नंबर फॉर्म कैसे भरा जाता है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे। तो प्रसव पूरा देखभाल के सभी पॉइंट मैंने आपको पहले की वीडियो के अंदर अच्छे से समझाए हैं। और उसके बाद आता है प्रसव विवरण, और प्रसव विवरण के पार्ट को भी मैंने पार्ट 2 के वीडियो के अंदर अच्छे से आपको समझाया है। अभी हम बात करेंगे जो 3rd पॉइंट आपका आता है जो प्रसवोत्तर देखभाल पीएनसी, प्रसव पश्चात फॉलोअप, एचबी पीएनसी, एचबीएनसी से संबंधित आपको रिपोर्ट इसमें दर्ज करनी होती है। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से समझेंगे, आपके द्वारा कहाँ पर गलती होती है, किन गलतियों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह रिपोर्ट सीधी भारत सरकार को जाती है तो इसके अंदर गलतियां नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है माह में क्षेत्र के हुए कुल संस्थागत प्रसव। यहाँ पर क्या है, माह में क्षेत्र के, तो क्षेत्र के क्या मतलब है, तो आपके क्षेत्र के जितने भी संस्थागत प्रसव हुए हैं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई है, तो उन सबकी रिपोर्ट यहाँ पर आपको देनी है। तो मैंने आपको पहले के वीडियो के अंदर इन फैसिलिटी और आउटरीच के बारे में अच्छे से समझा दिया है। यदि आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखें कि उसके अंदर मैंने आपको इन फैसिलिटी के अंदर कौन सी रिपोर्ट आएगी और आउटरीच के अंदर कौन सी रिपोर्ट आएगी वो मैंने विस्तार से बताया है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर महा में क्षेत्र के हुए कुल संस्थागत प्रसव, यानी आपके क्षेत्र के, आपके योग्य दंपति के या आपके क्षेत्र में जो भी संस्थागत प्रसव हुए हैं जिनके आपको एचबी पीएनसी और एचबीएनसी करनी है, पीएनसी करनी है, तो उन सबकी डिटेल यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर आप देख पाए इस महीने मेरे क्षेत्र में 6 संस्थागत प्रसव हुए थे। अब आगे पूछ रहा है कि उन 6 संस्थागत प्रसव में से कुल प्रसूताओं की संख्या जिनका माह के दौरान एचबी पीएनसी के तहत फॉलोअप किया गया। जो 6 संस्थागत प्रसव हुए हैं उनके अंदर से आपने एचबी पीएनसी के तहत फॉलोअप कितना किया। तो एचबी पीएनसी और एचबीएनसी इसके अंदर भी अंतर है, इससे संबंधित भी मेरे चैनल पर वीडियो है, आप वो देख सकते हैं कि एचबी पीएनसी क्या चीज है और एचबीएनसी क्या है। तो अभी आप देखें एचबी पीएनसी, एचबी पीएनसी क्या है, ये महिला की होती है और एचबीएनसी क्या है, ये बच्चे की होती है। तो एचबी पीएनसी आपने 6 डिलीवरी हुई है, उन 6 में से 6 की आपने एचबी पीएनसी कर दी है, तो यहाँ पर 6 डाल देंगे। एचबी पीएनसी जिनकी करोगे उनकी एचबीएनसी, उनके बच्चे हैं तो उनकी भी आप जांच करते हैं तो उनकी 6 की 6 आप यहाँ पर जांच कर देंगे। अब मान लीजिए आपके क्षेत्र में 6 डिलीवरी हुई है, 6 में से एक मृत जन्म हुआ है, तो आपकी यहाँ पर एचबीएनसी केवल 5 ही आएगी, यहाँ पर 6 नहीं आएगी, क्योंकि एक बच्चे की मृत्यु हो चुकी है, उसकी आपने एचबीएनसी नहीं की, मृत्यु होने के बाद आप एचबीएनसी नहीं करोगे तो यहाँ पर आपका 5 आएगा। ये है मृत जन्म होने की स्थिति के अंदर। अब देखेंगे इनमें से जो 6 संस्थागत प्रसव आपके क्षेत्र के में है तो उनमें से 2.5 किलो से कम वजन वाले बच्चे कितने हैं। 2.5 किलो से कम वजन वाला मेरे क्षेत्र में कोई बच्चा नहीं हुआ था, सभी 2.5 किलो से ऊपर थे, तो मैंने यहाँ पर 0 डाल दिया है। आगे है एचबी पीएनसी फर्स्ट। अब एचबी पीएनसी फर्स्ट और एचबीएनसी फर्स्ट ये आपके इस बार नया चेंज हुआ है। ये पहले इसके अंदर केवल एक ही कॉलम आता था एचबीएनसी का, अब इसके अंदर एचबी पीएनसी और एचबीएनसी दोनों का अलग अलग कर दिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एचबीएनसी फर्स्ट प्रसूताओं की संख्या जिनके प्रसव पश्चात 48 घंटे के भीतर फॉलोअप किया गया। संस्थागत प्रसव हुआ है तो उनके अंदर आप 48 घंटे के भीतर फॉलोअप नहीं कर पाओगे। यदि आपकी संस्था पर कोई डिलीवरी हुई है तो इसका आपने 48 घंटे के भीतर फॉलोअप किया है, तब आप यहाँ पर संख्या डालेंगे। परंतु ये सभी डिलीवरी मेरे उपकेंद्र पर नहीं हुई है, ये किसी अन्य उपकेंद्र पर सीएचसी पीएचसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाकर के हुई है, तो वहां पर मेरे द्वारा 48 घंटे के भीतर फॉलोअप नहीं किया गया, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 डाल दिया है। यदि आपके सब सेंटर पर डिलीवरी हुई है तो उसका आपको यहाँ पर संख्या डालनी होगी। इसके बाद आता है एचबी पीएनसी का तीसरे दिन का फॉलोअप और एचबीएनसी का तीसरे दिन का फॉलोअप, यानी तीसरे दिन का फॉलोअप, तीसरे दिन की जांच आपने कितनी महिलाओं की की, तो 6 जो डिलीवरी हुई थी उन 6 की 6 मैंने तीसरे दिन भी यहाँ पर जांच की है, तो मैंने यहाँ पर 6 डाल दिया है। उसके बाद 7वें दिन का, इसी तरह 14वां दिन, इसी तरह 21वां दिन और 28वां दिन, 42वें दिन की भी जांच आपको करनी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे मैंने यहाँ पर 21, 28 तक तो मैंने 6 डाले हैं, परंतु 42वें दिन पर मैंने 4 क्यों डाले, क्योंकि जो संस्थागत प्रसव मेरे क्षेत्र में हुए हैं, जो आज मैं 1 तारीख को ये फॉर्म भर के दे रहा हूँ, तो इस 1 तारीख तक उनके 42 दिन नहीं हुए हैं।
42 दिन केवल 4 के हुए हैं, तो मैंने यहाँ पर 4 की HbPNC और HbNC की जांच की थी, तो मैंने यहाँ पर 4 डाल दिया। इसी तरह हो सकता है आपके क्षेत्र में जिनके 28 दिन भी पूरे नहीं हुए हो, उदाहरण के लिए आपके क्षेत्र में कोई डिलीवरी हुई है जो 20 तारीख को 25 तारीख को हुई है, तो उसके अभी 28 दिन नहीं हुए हैं, उसके अभी तक 10-12 दिन ही हुए हैं, तो आपको यहाँ पर 28वें दिन वाले कॉलम के अंदर भी आपकी संख्या डाउन आ जाएगी, कम आ जाएगी। 21वें दिन वाले में भी कम आ जाएगी। तो ये जरूरी नहीं है कि आपके 6 डिलीवरी हुई हो तो 6 यहाँ पर डाले। जिनकी आपने 14 दिन, 21 दिन, 28 दिन और 42 दिन की जांच की है इस महीने, वही संख्या आपको यहाँ पर डालनी है। नेक्स्ट देखें, घरेलू प्रसव में प्रथम दिन विजिट किए गए शिशुओं की संख्या। आपने घरेलू प्रसव, आपके क्षेत्र में कोई घरेलू प्रसव घर पर डिलीवरी हुई है, उसकी आपने कोई विजिट की है तो वो संख्या डालें। तो मेरे क्षेत्र में इस महीने कोई भी घरेलू डिलीवरी घर पर प्रसव नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पर 0 डाल देता हूँ। आगे जटिलता वाले नवजात शिशु जिन्हें जटिलता के कारण उच्च संस्था पर रेफर किया गया। जटिलता के कारण आपने किसी को रेफर किया हो, आपने HbNC, HbPNC करते समय आपको कोई दिक्कत किसी में मिली हो, उनको आपने रेफर किया हो तो वो यहाँ पर डालनी है। तो मैंने इस महीने HbNC की, तो मेरे क्षेत्र में 2 बच्चे ऐसे मिले जिनके बुखार हो गया था और जिनके दस्त हो गए थे, तो उनको मैंने डॉक्टर के पास रेफर किया था, तो मैं यहाँ पर 2 डाल दूंगा। आगे आता है कम वजन वाले नवजात शिशुओं की संख्या जिनकी 1 माह के भीतर फॉलोअप कर PNC की 6 जांच पूरी की गई। यानी कम वजन वाले, तो 2.5 किलो से कम वजन के मेरे यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है, तो कम वजन वाले मेरे क्षेत्र में कोई बच्चा हुआ नहीं, तो मैंने यहाँ पर 0 डाल दिया। यदि आपके क्षेत्र में कम वजन का कोई बच्चा जन्म हुआ है तो उसकी आपको PNC की 6 जांच पूरी करनी है, तो वो संख्या आपको डालनी है, तो वो संख्या आप यहाँ पर डाल देंगे। आगे 28 दिन के भीतर मरने वाले शिशुओं की संख्या, आप जो HbNC, HbPNC कर रहे हैं, उस दौरान बीच में किसी बच्चे की 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 28 दिन के भीतर किसी की मृत्यु हो गई है, तो वो संख्या आपको यहाँ पर डालनी है। मेरे क्षेत्र में किसी भी बच्चे की मृत्यु नहीं हुई, तो मैं यहाँ पर 0 डाल देता हूँ। आगे आता है प्रसवोत्तर अवधि। PNC के दौरान पहचानी गई उच्च जोखिम वाली माताओं की कुल संख्या, यानी आपने HbPNC की, उस दौरान आपको अधिक जोखिम वाली कोई महिला मिली। मेरे क्षेत्र में मैंने 6 HbPNC की थी, उसके अंदर एक महिला को संक्रमण हो गया था, योनि से बदबूदार स्राव हो रहा था, तो मैंने उसको डॉक्टर के पास रेफर किया है, तो मैं यहाँ पर 1 डाल देता हूँ। इस तरह आगे चलेंगे। उपरोक्त चिन्हित उच्च जोखिम वाली माताओं में से मैनेज किए गए केसेस की संख्या। मैनेज किए गए मतलब संस्था में रेफर, यानी आपने रेफर किए हैं, वो संख्या यहाँ पर डाल देंगे। आगे आता है प्रसूताओं जिनके प्रसव पश्चात हुई जटिलताओं का संस्था पर इलाज किया गया। यानी आपके क्षेत्र में आपने HbPNC, HbNC की, उस दौरान आपको कोई जटिल प्रसव वाली कोई महिला मिली है, तो उसका आपने प्रसव पश्चात अपनी संस्था पर, अपने सब सेंटर पर आपने कितनी महिलाओं का इलाज किया, वो संख्या आपको यहाँ पर डालनी है। आगे है प्रसव पश्चात जटिलता वाली प्रसूताओं की संख्या जिन्हें उच्च संस्था पर रेफर किया गया। प्रसव पश्चात जटिलता वाली प्रसूताओं की संख्या जिन्हें उच्च संस्था पर रेफर किया, आपने उच्च संस्था पर कितनी महिलाओं को रेफर किया, वो संख्या यहाँ पर डाल देंगे। यानी आपने प्रसव के पश्चात जटिलता वाली, आपको कोई जटिलता वाली प्रसूता मिली है तो उसको आपने उच्च संस्था पर रेफर किया हो, तो वो संख्या आप यहाँ पर डालेंगे। इसके अंदर आप देख पा रहे हैं ये दोनों कॉलम है, इन दोनों कॉलम के अंदर इन फैसिलिटी और आउटरीच दोनों ऑप्शन यहाँ पर ओपन है, तो आपने इन फैसिलिटी के अंदर अपनी संस्था के अंदर इलाज किया है, तो वो संख्या यहाँ पर डालेंगे। और आप अपनी संस्था पे इलाज नहीं करके उसका आपने फील्ड के अंदर कोई इलाज किया है, उसके घर पर कोई सेवा दी है, घर से ही प्रसव पश्चात जटिलता को आपने किसी उच्च संस्था पर रेफर किया है, तो आपको यहाँ पर आउटरीच में डालनी है। और अपनी संस्था से किया है तो अपनी संस्था यहाँ इन फैसिलिटी में डालना है। तो इन फैसिलिटी और आउटरीच के बारे में मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको अच्छे से समझा दिया था। यदि आपने पिछला वीडियो अभी नहीं देखा है तो वो देख ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले, क्योंकि आपको इस चैनल पर 6, 7, 8 नंबर फॉर्म कैसे भरा जाता है इसके समस्त पॉइंट आपको कई पार्ट की वीडियो बना करके समझाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, आपके समझ में नहीं आता, आपके ऊपर से जाना शुरू हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में भी बात करेंगे। तो आप आगे देखेंगे यहाँ पर प्रसूता जिनका घरेलू प्रसव है। घरेलू प्रसव मतलब आपके क्षेत्र में कोई घरेलू प्रसव हुआ हो, घर पर डिलीवरी हुई हो, तो उसके 48 घंटे के भीतर फॉलोअप कर फर्स्ट PNC जांच की गई, यानी पहली PNC, HbNC, HbPNC आपने की है, तो वो संख्या आप यहाँ पर कहाँ डालेंगे, आउटरीच के अंदर डालेंगे, क्योंकि आपने फैसिलिटी पर नहीं, ये आउटरीच की यहाँ पर पूछ रहा है। आपको फॉलोअप आउटरीच उनके घर पर जाकर के, फील्ड में जाकर के करनी होती है, तो वो आउटरीच में आएगी। आगे है प्रसूताओं की संख्या जिनका 48 घंटे से 14 दिन के भीतर फर्स्ट PNC जांच की गई, यानी 48 घंटे से लेकर के और 14 दिन के भीतर। एक तो होता है 48 घंटे के भीतर आपने फर्स्ट जांच की, 48 घंटे के भीतर आपने किसी की फर्स्ट जांच नहीं की, तो 48 घंटे से लेकर के 14 दिन के भीतर फर्स्ट जांच कितने की, वो आपको यहाँ पर संख्या डालनी है।
अब आपको ये आगे 3 पॉइंट है, इनको समझना बहुत जरूरी है। इनके अंदर लगभग सभी एएनएम यहाँ पर 00 डाटा दे देती है, गलत है। यहाँ पर है प्रसूता जिन्हें प्रसव पश्चात आईएफए की 180 गोलियां दी गई। यानी डिलीवरी के बाद जब आप घर पर जाते हैं, आप फील्ड में जाते हैं, आप HBNC HBPNC करने जाते हैं, तो उस दौरान उन महिलाओं को आपको आयरन की टेबलेट, कैल्शियम की टेबलेट भी देनी होती है। तो 180 360 आयरन की टेबलेट आपने कितनी महिलाओं को दी, वो संख्या यहाँ पर डालनी है। तो यहाँ पर देखिए मेरे क्षेत्र के अंदर 6 डिलीवरी हुई थी, 6 संस्थागत प्रसव हुआ था, जिनकी मैंने HBNC HBPNC की है। तो उन सभी 6 महिलाओं के अंदर HB कम था, तो मैंने उन सबको 180 टेबलेट भी दी है और 360 भी दी है। तो 360 और 180 दोनों के अंदर आप यह आंकड़ा डाल देंगे, क्योंकि 180 टेबलेट तो आप सभी महिलाओं को देनी होती है और 360 उनको देनी है जिनका HB 12 ग्राम से कम हो। तो जिनका HB 12 ग्राम से अधिक है, उन सभी महिलाओं को आप 180 टेबलेट देंगे। तो यहाँ पर आपके क्षेत्र के जितने संस्थागत प्रसव हुए हैं, उन सभी की आपने HBNC HBPNC की है और उनके अंदर 12 ग्राम से कम HB है, तो सभी महिलाओं को आप यहाँ पर आयरन 180 और 360 टेबलेट देंगे। इसके बाद आता है प्रसूता जिन्हें प्रसव पश्चात कैल्शियम की 360 गोलियां दी। तो यहाँ पर आप 360 कैल्शियम की गोली सभी को देनी है। यहाँ पर जितनी आपने HBPNC HBNC की है, उन सभी महिलाओं को आप यहाँ पर 360 टेबलेट देंगे। तो यहाँ पर इस महीने मैंने 6 HBPNC की थी, 6 की 6 महिलाओं को मैंने कैल्शियम की 360 गोलियां दी है, वो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है 42 दिन में हुई माताओं की मृत्यु संख्या। यानी आपने 1.5 महीने तक HBPNC की है, उसके अंदर किसी महिला की मृत्यु हुई है, तो वो आप यहाँ पर संख्या डाल देंगे, वो भी आपके आउटरीच में आएगी। तो धन्यवाद, आपने वीडियो को पूरा देखा। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि आप जो बता रहे हैं वो हमें अच्छे से समझ में आ रहा है। और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि आपके द्वारा जो यह बताया गया है, इसके अंदर से मुझे यह पॉइंट समझ में नहीं आया, कृपया दोबारा बताएं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको आपको और अच्छे से समझा करके बताऊंगा। इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। और जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो अपने साथ के सभी साथियों के व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर भेजेंगे, ताकि अधिक से अधिक आपकी बहनों तक यह जानकारी पहुंचे, सभी को इसका फायदा मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट पॉइंट के साथ। तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।